मेरी बारात वापस लाने से पूरे गांव में उनकी बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन अब उनकी बहन को अगर कोई नहीं अपनाता तो वह किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। शायद मुझसे कोई दोबारा भी शादी नहीं करता। भैया अपनी किस्मत को बुरी तरह से कोस रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे जब हमारे गांव में ही मौजूद एक सब्जी वाला सामने आया और मेरे भैया से मेरा हाथ मांगने लगा। भैया ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। मगर बात इज्जत की थी और मुझसे जो दाग लगा था वह सारी जिंदगी भी धोती तो नहीं धुलता। बड़े अरमानों से हम अपनी भाभी को अपने घर लेकर के आए थे। आखिरकार मेरा एक ही भाई था। मैं चाहती थी कि मैं कुछ समय तक अपने भाभी के साथ रहूं, उनके साथ खेलूं कूदूं, एंजॉय करूं। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, इसीलिए मैं अपने भाभी को अपनी बहन बनाना चाहती थी और अपनी एंजॉय उनके साथ ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती थी। हम उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के रहने वाले थे। भैया शहर में नौकरी करते थे और उनका शहर में एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। हम घर में 4 लोग थे, माँ, पापा और मैं और भैया। भैया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर नौकरी करने के लिए चले गए थे, क्योंकि भैया का मानना था कि पढ़ा लिखा हूँ, मेरे मेल के यहाँ कोई नौकरी नहीं है। पापा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं भी काफ़ी पढ़ लिखना चाहती थी, मैं भी नौकरी करूँगी, लेकिन पापा ने और माँ ने मुझे नौकरी करने से रोक दिया। मैं भैया से सिर्फ 3 साल छोटी थी। हम सभी लोग लगभग भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस घर में वही होता था जो भैया कहते थे। भैया ने जब हमें अपनी पसंद के बारे में बताया तो हम लोग इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि भैया लव मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन जब भैया ने भाभी का फ़ोटो हमें सेंड किया तो हमें बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि भाभी बहुत सुंदर थी और शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वह गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। इस बारे में जब भैया ने हमें बताया तो मेरे माँ पापा को कोई एतराज़ नहीं था। हम लोग भी मिडिल क्लास के लोग थे। भैया ने पापा से कहा था कि आप लोग शहर आ जाइए और गरिमा के घर रिश्ते लेकर के जाइए। माँ पापा ने शहर में जाने माने देरी नहीं की, बल्कि वह तो अगले ही दिन शहर चले गए थे और गरिमा भाभी के घर रिश्ता लेकर पहुंचे थे। उनके घर आने वाले माँ पापा जाने पहचान गई थी और उसके बाद ही गरिमा भाभी मेरे अरविंद भैया से रिश्ता तय हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे अपने भैया की शादी शॉपिंग करनी है और मैंने दोनों की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खूब एंजॉय किया था, खूब जमकर हंगामा किया था, खूब शॉपिंग करी थी। भाभी के घर वालों ने बताया कि उनके रिश्तेदार हमारे गांव में ही रहते और हमारे उनके जान पहचान हो गई थी। वह भाभी को कोई दूसरे रिश्तेदार के यहाँ नहीं थे, बल्कि भाभी की मासी का ही करता था, जो हमारी गली में ही थी। भाभी के आने जाने एक अजीब से रौनक लगी रहती थी। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भैया की शादी धूमधाम से की गई थी, जिसमें पूरे गांव में इनवाइट किया गया था। मुझे लगभग हमारा पूरा गांव ही अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि मैं शुरू में ही हंसमुख बिहेवियर की थी। मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी दुल्हन बनूंगी, मेरी खूब धूमधाम से शादी होगी। आखिरकार मेरे भैया रहते थे, हमारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुझसे घर के सब लोग बहुत प्यार करते थे। जैसी अहमियत मुझे दी जाती थी, ऐसी अहमियत भाभी को भी दी जाने लगी थी। मगर गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे भाभी कुछ अजीब सी लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे भाभी को मैं बुरी लगती हूँ, क्योंकि भाभी से जब भी मैं बात करने की कोशिश करती तभी वो मुझसे बिगाड़ कर मुँह फेर कर चली जाती है। ऐसा लगता था जैसे भैया जब जब प्यार से मुझसे बात करते हैं तब भाभी जल जाती हैं। शायद यही सब कुछ भाभी से बर्दाश्त नहीं होता था कि उनके पति उनके अलावा उनके किसी और से प्यार करे और प्यार लुटाए और मेरे लिए अलग। तो फिर भाभी के दिल में यह ख्याल कैसे आ सकता है? भाभी को ऐसा लगता था जैसे मेरे अपने पति की मोहब्बत की हकदार सिर्फ वही हैं और कोई नहीं है। फिलहाल वक्त उसी तरह गुजरता रहा था। एक दिन पापा की तबीयत भी ज़्यादा बिगड़ गई थी और वह इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद माँ और मैं बहुत रोए थे। रो रो कर बहुत हालत ख़राब हो गई थी हमारी।
बेटी की शादी भी नहीं देख पाए थे, हाथों से कर देते, लेकिन शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। भैया ने माँ से वादा किया था कि वो मेरी शादी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मुझे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। पापा के मरने के बाद माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। उनका कहना था कि बेटा, तुम्हारे पापा तो इस दुनिया से चले गए, मैं भी बीमार रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी करा दूँ, लेकिन मैं इस बारे में क्या बोल सकती थी। मैं तो खामोशी रहती थी। मेरे बड़े भाई जो मेरे लिए फैसला करते वही मेरे लिए सही था और मुझे उनकी मर्जी पर ही अपना सर झुकाना था। माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश करती फिरती रहती थी। भैया अपने शहर में नौकरी करते थे, लेकिन वह पहले से महीनों तक बार बार गांव आते रहते थे। जब से पापा की मौत हुई थी तब से वह हफ्ते में आने लगे थे। भाभी घर का कोई काम नहीं करती थी, सारा ही काम मैं और माँ करती थी, लेकिन मैंने कभी भाभी की शिकायत भैया से नहीं की। मैंने उनसे कहा कि भाभी को इन हरकतों के बारे में हमें भैया से कहना चाहिए या नहीं, भाभी से ही बात करनी चाहिए। मेरी माँ चाहती थी कि बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं अपनी बहू के दिल से उतरना नहीं चाहती हूँ। बहुत हो पहले से ही घर के काम नहीं करती। अरे जब अरविंद आ जाता है तो वह और भी सारे काम करती है, उनको अरविंद को दिखा दिखा कर। भाभी के साथ मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा रहता था, बस भाभी का ही कभी कभी मूड बुरी तरह से खराब हो जाता। भैया जब भी गांव आते शहर से मेरे लिए बहुत सारे सामान लेकर आते थे, क्योंकि भैया को मेरी शादी के फिक्र लगी रहती थी। जैसे माँ मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, भैया मेरी शादी का इंतजाम करते हुए चल रहे थे। और यह सब ना क्यों ना करते, बिल्कुल क्योंकि वो मेरे भाई थे। भाभी कह रही थी कि अभी तो देविका का रिश्ता भी नहीं लगा है और आप अभी से इतना दहेज का सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं। बहन को अपने ससुराल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय गुजर गया था, तभी गांव का एक जमींदार के यहाँ मेरा रिश्ता आया था। भैया और माँ तो इस रिश्ते से बहुत खुश थे और उन्होंने फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि लड़का शहर का पढ़ा लिखा था और फिर गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था, जो हमारे गांव के जमींदार लोगों में आते थे। ये रिश्ता वो खुद ही चलकर हमारे सौभाग्य की बात थी। अभी सिर्फ हमारा रिश्ता ही तय हुआ था। लड़के वाले की तरफ से खबर आई थी कि वह इंगेजमेंट करना चाहते हैं। मेरी इंगेजमेंट भी खूब धूमधाम से की गई थी। सब लोग बहुत खुशी से रिश्ते से राजी थे। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो हमेशा मेरा ख्याल रखे। मेरा होने वाला पति बहुत अच्छा लड़का था और गांव का सबसे हैंडसम लड़का था, जिसको गांव में लगभग सारी ही लड़कियां पसंद करती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी, जिसकी शादी एक ऐसे इंसान से होने जा रही थी जिसके गांव में सारी लड़कियां अच्छा समझती थी। लेकिन एंगेजमेंट वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी खुशियों में कम कर दिया गया था। मेरी खुशी के साथ जुड़ चुकी थी। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी और मेरी इस खुशी में मेरे परिवार वाले अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे कि जब मेरा रिश्ता लगात कि मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। एंगेजमेंट वाले दिन रचित के परिवार वाले मेरे भैया से बातचीत की और उनका कहना कि हमारा बेटा शहर से पढ़कर लिख कर आया है और हम लोग कम पैसे वाले नहीं हैं, हम आपसी लेन देन की बात करना चाहते हैं। भैया यह बात सुनकर चौंक गए थे। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा सबसे ज़्यादा समझदार और अच्छा लड़का है, हम चाहें तो उसके लिए आपकी बहन जैसी ढेर सारी लड़कियां ला सकते हैं, मगर हमने आपकी बहन का सिलेक्ट किया है। हमें अपने रचित के लिए वही लड़की पसंद की थी। भैया कहने लगे कि मैं आप लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उन लोगों ने बोला 40 तोले सोना और दहेज, लग्जरी सामान और 20 लाख कैश। यह बात सुनकर भैया के होश उड़ चुके थे। भैया ने कहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मैं इतने सारे जेवर और पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकता हूँ। मैं तो खुद एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अपनी बहन को लग्जरी दहेज दे सकता हूँ। यह बात सुनकर रचित के परिवार वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, हम तो चाहे कि इससे भी ज़्यादा दहेज के साथ उनकी बहन को अच्छी लड़की मिल सकती है। आप तो शहर में नौकरी करते हो, अच्छा काम कर लेते हो, क्या आप अपनी बहन से इतना दहेज नहीं दे सकते। यह बात सुनकर मेरे भैया कुछ परेशान हो गए थे। उनको भाभी ने समझाया था कि आपको लड़के वालों की यह शर्त नहीं माननी चाहिए थी,
माँ से परेशान हो गई थी, मगर रचित के परिवार वालों को इतनी डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। ये बात उन्होंने रिश्ता तय होने से पहले क्यों नहीं बताई? ये सारी शर्तें सगाई के दिन सामने लाने से क्या ज़रूरत थी? मैं खामोश हो गई थी। मुझे रचित के परिवार वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसे दान दहेज की उम्मीद तो वह मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वह लोग जो लालची थे, उन लोगों की भी एक लालच था कि दहेज के साथ साथ जेवर और रकम भी मांग कर। इन सारी बातों से मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मैं किसी तरह से अपनी शादी से खुश थी। जो बातें मेरे सामने आई, मैं उदास हो गई थी। भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम क्या चाहती हो? मैंने अपनी नज़रें झुका दी। मैंने कहा, भैया, मैं नहीं चाहती कि आप जैसे बेहतर समझो, मैं उसी में खुश हूँ। इतने में ही भाभी बोल पड़ी। उन्होंने कहा, आखिर आप इतने पैसे और इतनी जेवर का इंतजाम कहाँ से करोगे? भैया कहने लगे, अपनी बहन के खातिर मैं भीख कर लूँगा। मेरे पास बहन की शादी का इंतज़ाम नहीं है तो क्या हुआ, मैं दिन रात मेहनत करूँगा, उसकी शादी का इंतज़ाम करके ही रहूँगा। मुझे रचित के परिवार वालों में थोड़ा समय चाहिए। मैं अपनी बहन की शादी रचित के साथ ही करूँगा। माँ कहने लगी, बेटा, लेकिन यह सब कैसे करेगा? भैया कहने लगे, माँ का आप फिक्र मत करो, मैं सब इंतजाम कर लूँगा। भैया ने रचित के परिवार वालों से बात की थी और उनसे कहा था कि मुझे 6 महीने का समय चाहिए, मैं कंपनी से लोन ले लूँगा, मगर यह रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। रचित के परिवार वालों ने भैया की बात मान ली थी। भैया ने कहा कि मेरे लिए यह सब कुछ कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मुझे थोड़ा समय वक्त चाहिए। ऊपर वाले की कृपा से मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। भैया ने हमें भरोसा दिलाया था और अब भैया हर हफ्ते आने की बजाय महीने में एक बार गांव का चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। भैया हर महीने जब एक बार घर आते थे शहर, मेरे लिए थोड़ा सा जेवर लेकर जरूर आते थे। माँ उसे हवाले कर दिया करती थी। माँ से कहते थे कि इस देविका की शादी के लिए जमा कर रहा हूँ। 6 महीने तक रचित के घर वालों ने के मुताबिक ही उतना ही जेवर इकट्ठा कर लूँगा। और रही पैसों की बात, तो पैसे तो ऐसे ही देविका की शादी के लिए जमा कर लिए थे। मैं खुशी थी कि मेरे भैया मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे थे, मगर इस सब के दौरान भाभी का मूड दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। जब भी भैया घर आते और भैया से छोटी छोटी बातें पर झगड़ा करने लग जाती और मुझसे वो बातें भी नहीं करना पसंद करती थी। हमेशा घर के कामों के दौरान वह मुझे छोटी छोटी बातों पर ताने मार दिया करती थी और कहती थी कि मेरा पति तुम्हारी वजह से दिन रात मेहनत कर रहा है, उसे अपनी सेहत का भी कोई ख्याल नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं भाभी से कहती कि भाभी, भैया ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रहे हैं, तो मैं उनसे क्या कहती थी, आप लोग जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। मैं भाभी से कहने लगी थी, शराफत के ड्रामे मेरे सामने मत करना। जितनी अच्छी बनने की तुम कोशिश करती हो उतनी ही अच्छी तुम हो नहीं। मैं भाभी की इस बात पर खामोश हो जाती थी। वो अक्सर माँ और भैया के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती रहती थी, पीछे से तमाशा खड़ी कर देती थी, जिससे मेरा मूड हमेशा ही खराब रहता था। 6 महीने गुजरते गए। मेरी शादी का वक्त करीब आ रहा था। भैया 15 दिन के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आए थे। भैया वहाँ से मेरे लिए काफ़ी सारा सामान लेकर आए थे। जिस दिन भैया आए थे मैं बहुत खुश थी और मुझे रोना भी आ रहा था कि अब मैं घर छोड़कर जाने वाली हूँ। घर में मेरी शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी और इसी दौरान एक नई खुशखबरी मिली, जिसे मैं होंठों पे सारी मुस्कुराहट ला दी थी। वो खुशखबरी ये था कि भाभी माँ बनने वाली थी। हम सब लोग बहुत खुश थे। मेरी शादी का लगभग सारा इंतजाम हो चुका था। भैया ने ही सारे जेवर इकट्ठे किए थे और वो पैसे भी शहर से लेकर आए थे। वह सारा सामान मेरी माँ के अलमारी में तिजोरी में रख दिया था। ये बात मेरी शादी से 3 दिन पहले थी। जब रात के समय हम लोग खुशी खुशी एक खाना खा रहे थे, तभी कमरे की लाइट चली गई और ना जाने खाना खाते ही मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। ऐसे ही माँ के को भी हुआ था, भाई को भी हुआ था। जल्दी सोने चले गए थे। अगले दिन सुबह आँख खुली तो सुबह 11 बज रहे थे और मेरा दिमाग बहुत तेजी भारी हो रहा था। मैं इतना ही कभी नहीं सोती थी जैसे उस दिन रात हुआ था। माँ ने देर तक नहीं सो रही थी और भैया भी सोए हुए थे, बस भाभी जग रही थी। बड़े ही अजीब बात थी, सब लोगों को नींद आ रही थी।
ऐसे हमारे घर में पहली बार हुआ था। हमारे घर में भाभी सभी लोग सुबह 8 बजे तक उठ जाते थे। इतनी देर तक तो कोई भी नहीं सोता था। फिर आज सबको क्या हो गया था? भैया और माँ तो काफ़ी देर से उठे। मुझे शादी की तैयारियां कुछ ज़्यादा ही थकान हो रही थी, तभी तो हम लोग इतना देर तक जगे रहे। अजीब बात यह थी कि तीनों ही सर के दर्द से परेशान थे, जबकि भाभी बिल्कुल ठीक थी। धीरे धीरे शादी वाला दिन भी आ गया था। शादी वाले दिन दोपहर के समय भैया ने भाभी से कहा कि माँ के अलमारी से निकाल कर सारे जेवर लाओ। थोड़ी देर बाद जब भाभी वापस आई तो उन्होंने मेरे पास आते ही एक झटके से मेरा बाजू पकड़ लिया और कहने लगी, बताओ जेवरात कहाँ हैं? मैंने उनको चौंक कर देखा। मैंने कहा कि भाभी आप ये क्या कह रही हैं? भैया ने हमें कुछ पूछा ही नहीं। मेरी छोड़ो बहन, क्या बातें कर रही हो? मुझे भाभी कहने लगी, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ आपको बताऊं। आपकी बहन का किसी से चक्कर चल रहा है, लेकिन मैं सोचा कि आप तो अपनी बहन पर बहुत भरोसा करते हो। वहाँ अलमारी में जेवर मौजूद नहीं है। भैया कहने लगे, तो फिर जेवर कहाँ है? भाभी बोली, तुम्हारी बहन को ही पता होगा, इससे पूछो। मैंने खुद अपने कानों से इसे आशिक से बात करते हुए सुना था। यह उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। इसमें कहा था कि वह थोड़ी बहुत ये भाग जाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन इतने चालाक है कि इसमें जेवर पहले ही गायब कर दिए। माँ ने भी भाभी से कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकती हो? भाभी कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ। मैं खुद अपने आंखों से देविका को कई बार लड़कों के साथ बातें करते देखा है। भैया कहने लगे, कौन है लड़का? भाभी, मुझे नहीं पता लड़का कौन है। तुम्हारी बहन ही बता पाएगी वो लड़का कौन है। मैं गुस्से में उबल रही थी। भाभी झूठ बोल रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी माँ भी मेरी तरफ से बोल रही, लेकिन भैया भाभी को मेरे खिलाफ भड़काने में कामयाब रही। सारी खुशियों पे बेकार हो गई और भैया ने इस बात पर यकीन कर लिया कि जेवर भी मैंने ही गायब किए थे और मेरी दूसरे लड़के से अफेयर चल रहा है। भैया ने माँ से कहा कि इस पर ध्यान रखो, इसे कमरे में बंद कर दो, ना कि वह हमारी इज्जत कुचल कर यहाँ से चली जाएगी। साथ ही साथ भैया बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे कि तुमने जेवर किसको दिए हैं, मगर मुझे नहीं पता था जेवर कहाँ गए। तब मैंने उनको क्या बताती? मैं रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैं माँ की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने कमरे में पहुंच गई थी और उन्होंने बहुत कुछ बोला। फिलहाल जैसे जैसे शाम समय आता गया, बारात आने में कुछ ही देर थी। भैया बहुत परेशान थे। उन्होंने इतने समय में इस शादी के लिए जो बंदोबस्त किया था, अब वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। बारात भी आ गई और मुझे दुल्हन बना दिया गया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे भैया अपनी पत्नी के बातों में आकर अपनी बहन की दोषी समझ सकते हैं। भाभी ने माँ पर भी ऐसा जादू टोना करवाया था कि माँ भी उल्टा हो गई थी। अब सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। मैंने बारात आ गई और जैसे ही फेरे लेने के लिए मुझे बुलाया गया तो रचित के परिवार वालों ने कहा कि हम दुल्हन को मंडप में बुलाने से पहले दहेज की रकम और जेवरात देखना चाहते हैं। ये बात सुनते ही भैया के होश उड़ गए थे। भाभी को भी वही भाभी ने सारे जेवरतों को छुपा दिया था और अपने घर वालों को दे दिया। सारे मेहमान आ चुके थे, बारात भी आई हुई थी, लेकिन जेवर नहीं मिल रहे थे। मेरे भैया मेरे ससुराल वालों को बहलाने की बहुत कोशिश की। उनसे कहा कि शादी की रस्में तो शुरू कीजिए, लेन देन की बातें बाद में हो जाएगी, लेकिन वह तो अपनी बात पर अटल रहे। कहने लगी कि लेन देन की बातें पहले होगी, शादी की रस्में बाद में भी हो जाएंगी। हम यह शादी करने के लिए ही तो आए हैं। शादी में एक अजीब सा हंगामा क्रिएट हो गया था। काफ़ी समय तक लोग बातें करते रहे थे, छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं छुपा। रचित परिवार वाले हंगामा कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि पहले लेन देन होगा, उसके बाद शादी होगी। फिर भैया के मुंह से वह शब्द निकल ही पाए थे कि हमारा जेवर चोरी हो गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप लोग शादी का इंतज़ाम कीजिए और दोबारा से मैं कर दूंगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए। भैया की इस बात को हाथ जोड़ते हुए कहे थे। यह बात सुनकर रचित के पिता जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुमसे यह हमारा मजाक बनाने के लिए हमें बुलाया है। भैया तुम खुद
नहीं समझ रहे थे वह लोग किस तरह से बातें कर रहे थे, वह उनकी मजाक कैसे बना सकते थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम लोग के पास कुछ नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मेरे पढ़े लिखे खूबसूरत बेटे से अपनी बेटी के ब्याह करने में यह बात मंगनी कैसी तय कर ली है। तुम्हें इस समय सोचना चाहिए था कि तुम झूठ बोल रहे थे कि जेवर सारे चोरी हो गया है। तुमने जेवर का बंदोबस्त ही नहीं किया है। हमने तुमसे मांगा ही क्या था। कहने लगे कि हमने तुमसे जेवर मांगे थे और 20 लाख की नगद मांगा था। ये तुमसे बंदोबस्त नहीं हुआ तो फिर तुमसे बंदोबस्त और क्या होगा। भैया की आंखों में आंसू थे। उन लोगों ने एक न सुनी और बारात वापस लेकर जाने लगे थे। मेरे भैया उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगे, उनसे मिन्नतें करने लगे, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। भाभी एक तरफ खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। जिनकी लगाई हुई ये आग थी, जेवर कहाँ गए थे, किसने लिए थे, ये नहीं जानती थी, लेकिन मेरे किरदार पर जो उन्होंने सवाल उठाया था वो बेहद बुरा था। मेरी बारात वापस जा चुकी थी। मेरे भैया ने मेरी शादी का जो इंतजाम किया था वो सब धरा का धरा रह गया था, सिर्फ उन जेवरात की वजह से जिसका वह न जाने कितने समय से इंतजाम करते हुए आ रहे थे। भैया मेरे करीब आया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, कहने लगे आज यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। सारे मेहमानों के सामने भैया ने मुझ पर हाथ उठाया था। इस बात से मेरा दिल और टूट कर रह गया था। माँ भी मुझे बद्दुआ दे रही थी, कह रही थी तू जन्म से पहले ही क्यों नहीं मर गई। अगर तू पहले मर जाती तो आज यह दिन देखना ना पड़ता। लेकिन मैं उन लोगों को कैसे समझाती कि मैं कुछ भी नहीं किया है। कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, समझने के लिए तैयार ही नहीं था। भाभी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई थी कि यह सब भाभी का ही किया धरा है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मेरी भाई की बहुत बेइज्जती हो रही थी, कहते हुए इस समय मेरी इज्जत रख लो, कोई भी अपना ले। भैया अपनी पगड़ी अपने हाथ में लेकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आपस में खड़े ही लोग तमाशबीन देख रहे थे। भैया कहने लगे मेरी बहन से शादी कौन करेगा। दहेज की वजह से मेरी बहन की बारात वापस लौट गई। अब मैं क्या करूं। हम सब लोग ही फूट फूट कर रो रहे थे जब अचानक मेहमानों के बीच एक जोरदार आवाज़ आई और हमने जैसे ही उधर तरफ नज़र डाली हम सब लोग दंग रह गए। वह हमारे सामने आया और कहने लगा मैं आपकी बहन से शादी करूंगा, क्या आप अपनी बहन के हाथ मेरे हाथ में दोगे। यह सवाल सुनते ही भैया चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह तो हमारे गांव के सब्जी बेचता था। यह शब्द मेरे पीछे खड़े ही हमारे गांव वालों को कमला चाची के लड़का था। उनकी बातों पर उनसे कहा कि गांव में अपना सब्जी का ठेला लगा लगा कर घर घर सब्जी बेचता हूँ। आप जरा सोचिए, जिस परिवार में आप अपनी बहन की शादी करना चाहते थे, इस बात से क्या गारंटी है कि बहुत सारा दान दहेज देने के बाद भी आपकी बहन को खुश रह पाती। अरे भाई, वह लोग तो लालची थे। उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी दौलत थी वह आपकी बहन को अपने घर की बहू बनाने जा रहे थे। वह लड़का जिसके साथ आपकी बहन की शादी होने जा रही थी, वो खामोशी से अपने माता पिता की कही हुई हर बात मान रहा था। वो पढ़ा लिखा था बेशक, मगर बात ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, मगर वह बिल्कुल खामोश रहा। उसे तो यह सब ठीक लग रहा था। उसके माता पिता क्या कर रहे हैं। आप अपनी बहन को इतना सारा दान दहेज देकर विदा कर रहे थे, शादी के बाद भी ससुराल वाले आपकी बहन पर अत्याचार करते, तब वो भी लड़का खामोशी से सब कुछ देखता रहता, कभी अपनी पत्नी के रखवाला नहीं बनता। उसने मेरे भैया के सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगा देखिए, मैं भले ही कम कमाता हूँ, लेकिन आपकी बहन को हमेशा ख्याल रखूंगा, आपकी बहन की हर बात मानूंगा। वो उसकी सारी बातों से इम्प्रेस हुए और इस तरह से उन्होंने मेरी शादी उसके साथ करने का फैसला कर लिया था। शादी के दिन में हो गई थी। मेरी जिंदगी में यह कैसा मोड़ आ गया था। जहां मैं रचित के सपने देख रही थी, आज वहीं मेरी शादी रचित के अलावा एक मामूली सब्जी वाले से हो रही थी। उसकी कोई औकात नहीं थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था, फिर भी मेरी शादी उसके साथ होने जा रही थी। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। उस समय अपने भाई की इज्जत की खातिर मैंने उसके साथ शादी कर ली, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह शिकायत और कमी रह गई थी कि भैया को एक बार मेरी मर्जी तो पूछ ले
लेनी चाहिए थी, मुझे वक्त देना चाहिए था। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे बदनाम किया गया। मेरी बारात वापस चली गई थी। मेरा हाथ एक मामूली सी सब्जी वाले के हाथ में थमा दिया गया। मेरे भैया ने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया था। भैया का मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरे सर पर हाथ भी नहीं रखा, मुझे गले से नहीं लगाया और मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिए। मैं खामोशी से उसके साथ सब्जी वाले पुनीत के साथ शादी करके घर आ गई थी। उसका छोटा सा घर था, एक ऐसा छोटा सा घर था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जगह देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। घर की मरम्मत भी नहीं हुई थी कहीं से। मैं बिस्तर पर बैठ जाऊं, जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे, ढेर सारी धूल थी और घर में बेहद गंदगी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये कब की खाली पड़ा हुआ जंगल है। उसने मुझे बिस्तर पर बैठने से इशारा किया और मैं बैठ गई। अपनी जिंदगी में आने वाले भूचाल को सोचने लगी थी कि मेरे साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं घबरा गई थी। मैं उसके नज़दीक आने से पीछे हटी। उसने कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने हाथ बढ़ाते हुए मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया और कहने लगा, ये मेरे लिए है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। मुझे लगा कि कोई मामूली सा तोहफा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका गिफ्ट खोला, देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उसमें तो हीरे की अंगूठी थी। उसके घर की हालत देखकर तो मुझे अपने हाथों में मौजूद सोने की अंगूठी देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, आप क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, यह कितनी महंगी अंगूठी है आपके पास। तभी वो मेरी बात पर हंसने लगा, कहने लगा, आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी आपसे शादी हो चुकी है, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मैं उत्तराखंड से आया हूँ और यहाँ इलाके के डीएम हूँ। काफ़ी समय से मुझे लोगों की शिकायत मिल रही थी कि इस गांव में कुछ लोगों की ज़मीनों का अवैध कारोबार हो रहा है। मैं बस उन लोगों के बारे में जानने के लिए, तलाशी करने के लिए सब्जी वाला बना हुआ था। पहचान बदल करके सब्जी वाला बन गया था। मुझे कहाँ आए हुए 10 दिन गुजर गए थे और मैं यहाँ इस घर से आया हूँ। सारा दिन मैं सब्जी वाला बनकर इधर उधर घूमता रहता हूँ ताकि हर चीज़ पर मेरी नज़र रहे और मुझे लोगों के बारे में पता चल सके। यहाँ ज़मीनों पर अपना अवैध कब्जा करके बैठ गए। मैंने देखा कि इस गांव की कंडीशन बहुत ख़राब है। सरकार इस गांव से ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मैंने गांव लोगों की मदद करना चाहता हूँ, यहाँ विकास करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ की सड़कें बहुत ख़राब है। आज जब मैं तुम्हारे लाचार भाई को देखा तो मुझे देखते ही यहाँ दहेज प्रथा बहुत मामूली सी चीज़ लगी है। दहेज पूरा ना होने पर तुम्हारी बारात वापस लौट गई थी। यह सब मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने आगे आया और समय रहते तुम्हारे भाई से तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने बहुत पहली बार देखा है और एक बार मैंने तुम्हें देख चुका हूँ। जब मैं तुम्हें अपने घर से निकलती थी तो मुझे पसंद आ गई थी और आज मेरी पसंद के ऊपर वालों ने मेरा आत्मा रख दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करके। पुनीत की बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को मैं एक मामूली सा इंसान समझ रही थी वो डीएम था। पुनीत कहने लगा, ऊपर वाले की कृपा है, मेरे सब कुछ तुम्हारे सामने है, मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी खुशी का इंतहा नहीं था। ऊपर वालों ने मुझे रचित से भी ज़्यादा अच्छा इंसान से, पुनीत से जैसे ये पढ़ा लिखा अमीर इंसान से शादी करवा दिया था, जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। शादी के बाद इस टूटे फूटे घर की मैंने सफाई की थी और इसको रहने के काबिल बनाया था, क्योंकि पुनीत यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आया करते थे ताकि उन पर किसी को शक न हो। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, वह मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। भाभी को लगा कि गांव के सब्जी वाले के साथ शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी और वह मेरी विदाई पर हंस रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी रचित जैसे पुनीत के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। मैं बहुत खुश थी। पुनीत ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराई थी। मैं शादी के कुछ ही दिनों बाद जब मैं अपने मायके गई थी, लोग देखकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि भाभी बेहद बीमार थी और पता चला कि भाभी का मिसकैरेज हो चुका है, जिस पर भाभी फूट फूट कर रो रही थी। मगर मेरी इस हालात को देखकर मैं हैरान थी। उन्होंने लगा था कि पुनीत से शादी करने के बाद गरीबों की ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन जब उन्होंने ठाठ बाट देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं भाभी के पास गई और मैंने अपने भैया को बताया कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। आपको आपके लिए जो सज़ा ऊपर वालों ने दी थी वो दे दी।
और आपने जो मेरे साथ किया मैं बहुत खामोशी से बर्दाश्त की, तो ऊपर वाले ने भी मुझे उसका फल दे दिया। मेरा पति कोई मामूली सब्जी वाला नहीं है, बल्कि वो एक अधिकारी है और यहाँ किसी केस के सिलसिले में आया हुआ है। मेरी बात सुनने के बाद भाभी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कहती हो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी आंखों में ना जाने कितने सपने सजाए थे, वो मेरे सारे सपने टूट गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारी खुशियों से छीन ली थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं सीढ़ियों से गिर गई और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मैंने कहा, भाभी मेरे साथ आपने इतना बुरा किया तो ये तो होना ही था। आप मेरे लिए और भैया की नज़रें में नफरत साबित कर दिया। आखिर आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? भाभी रोते हुए कहने लगी, दरअसल मुझे ये सब कुछ बुरा लग रहा था कि मेरे पति तुम पर हक जताते हैं। क्यों जताते हैं? मुझे से ज़्यादा तुमसे अहमियत देते हैं। ढेर सारे जेवर बंदोबस्त कर रहे थे, तभी मुझको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ढेर सारे रात को खाने की नींद की गोलियां मिला दी थी, जिससे तुम लोग गहरी नींद में सो चुके थे। फिर मैंने तिजोरी से जेवर चुरा कर अपनी मासी को घर रख दिया और इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया कि तुमने किसी लड़के के साथ पैसे दिए और उसके साथ अफेयर चल रहा है और भाग जाने की तैयारी कर रही हो। हाथ जोड़कर रोने लगी, फूट फूट कर कही। उन्होंने कहा कि मैं उनसे जेवर को अपने काम में लेना चाहती हूँ। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मेरे पति ने अपनी बहन के लिए इतना सब कुछ किया था। मुझे भाभी को रोते हुए अपनी कहानी बता रही थी। इतनी देर बाद भैया कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने भाभी को बताई हुई एक एक कहानी सुनी थी। आज वह सच्चाई भैया के सामने आ गई थी। भैया भाभी बहुत बरसने लगे थे और मेरे आगे शर्मिंदा होने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी भाभी कहने के लायक तो नहीं हूँ। गलती सिर्फ तुम्हारी भाभी की नहीं बल्कि मेरी भी है। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था और अपनी बहन पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मैंने माफ़ भैया को नहीं किया, कोई गलती नहीं। और भाभी रो रो कर मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी, लेकिन भैया ने कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ी नहीं करूँगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और भले ही मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन भैया को पुनीत के बारे में भी सब कुछ बता दिया था, जिस पर भैया के दिल को एक अजीब से सुकून मिला था। भैया कहने लगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सचमुच हो रहा है। भैया ने भाभी को माफ़ नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी भाभी भैया दोनों को माफ़ कर दिया था। भाभी भैया के दिल जानती थी और उस पर बेकसूर बहन का उनके उतर जाने दिया था। भाभी भैया को मनाने में बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन भैया नहीं मान रहे थे। मैं उनको देखकर हैरान रह गई थी। उन्होंने मुझसे घर आकर दोबारा माफ़ी मांगी थी और साथ ही पुनीत से भी बात की। उन्होंने पुनीत से कहा था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और काफ़ी कुछ जानती हूँ। मैं अपने पति से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे माफ़ नहीं करता। लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। भैया भाभी से बात नहीं करते थे। माँ भी भाभी से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखने लगी थी, लेकिन भाभी ने माँ और भैया के दिल जीतने के लिए पुनीत की मदद से पुनीत ने भी कुछ साथियों की ज़रूरत ली थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बेहतर लगा कि वो अपने काम में कामयाब थी और किसी गांव के इंसान के साथ हासिल करे। पुनीत और भाभी मिलकर उन लोगों को पता लगाया और जो हमारे गांव में गैर कानूनी काम कर रहे थे और गरीबों की ज़मीनों को कब्जा कर रहे थे। भाभी के साथ पुनीत को काफ़ी सहारा मिला, क्योंकि भाभी भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन परिवार वाले उनका कोई ग्रेजुएशन किया था तो कोई अच्छे पोस्ट पे थे। भैया सामने आई। भाभी भैया को माफ़ कर दिया और कहा कि मैं जब से ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। पुनीत ने आरोपियों को पकड़ने के बाद जेल पहुंचा दिया। उन पर कार्रवाई की गई। गांव में जितने भी चोर उचक के लोग थे पकड़े गए। भाभी ने वो सारे ही जेवरात अपनी माँ के घर से लाकर भैया को दे दिए। पुनीत ने दहेज प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन किया था और लोगों को जागरूक बनाया था कि बेटियों को शिक्षा दिलाए ताकि वो खुद पर निर्भर हो सके। पुनीत ने गांव के विकास को अच्छा एक नाम दिया था। परेशानियां थी उसे ख़त्म कर दिया गया था। कुछ समय बाद वो मुझे साथ लेकर अपने घर आ गए। उनके परिवार वालों से मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई थी। मेरी भाभी भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो भी बहुत शर्मिंदा थी। भाभी की गलती पर इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी, पर मैंने हमेशा के लिए भाभी को माफ़ कर दिया था।
कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वह लोग दहेज की मांग कर रहे थे। ऐसे लोगों को जो दहेज की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वह लोग दहेज की मांग कर रहे थे। ऐसे लोग जो दहेज के मांग करते हैं, बदुआओं से ज़्यादा उन्हें दहेज का लालच होता है। वो लोग कभी भी आपकी बेटी को खुश नहीं रह सकते। मैं अपने पति के साथ शहर आ गई हूँ और यहाँ अपने पति के परिवार के साथ रहती हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान करे कि हर किसी को ऐसे परिवार और ऐसे पति मिले जो किसी भी लड़की को बहुत प्यार करे और बहुत सम्मान दे, और मेरे जैसा किसी को दिन ना देखना पड़े। मैंने जो किया वो देखा। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में।